So we are starting with the part 2 of chapter 3 ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, क्या होता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ HDI, द रैंकिंग ऑफ कंट्रीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है, रैंकिंग होती है कंट्रीज़ की, किसके बेसिस पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे कैसा उनका परफॉर्मेंस है। सिमिलर टू जैसे आप लोगों की सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग मार्क्स आपको मिलते हैं, वैसे कंट्रीज़ को भी मार्क्स मिलते हैं। और इसके जो ऑलरेडी डन चैप्टर है वो आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, उसमें आपको मिलेंगे। कंप्लीट सिलेबस प्लेलिस्ट में है, बुक वाइज उसमें मैंने अपलोड किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दी ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। सो ये इसमें बता रखी है रैंकिंग, तो ये टेबल देखिए आप। जैसे इसमें बताया है इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 120 बिलियन इन इज रैंक्ड 130 अमंग 189 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये अगर आप डेटा देखेंगे ये बहुत पुराना डेटा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कंट्रीज की, ये 2018 का डेटा है। 2018 में जो कंट्री का रैंकिंग आया था इंडिया का वो कितना था, 130। और ये ऊपर नीचे वेरी करता रहता है 130। देखिए टॉप रैंकिंग किसका है, नॉर्वे का फर्स्ट, और नॉर्वे ऑलमोस्ट एवरी ईयर टॉप करता है। ठीक है, ये सारी कंट्रीज़ की दी है, जैसे USA का देखिए, अमेरिका का 13 है, इंग्लैंड का देखिए 14 है, तो ये बता रहा है। और इंडिया का आप देखेंगे यहाँ पे 130 है। और हमारे जो नेबर्स हैं इंडिया, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उनका 136 एंड 150 है। तो ये क्या है, इन कंट्री का परफॉर्मेंस है एवरी ईयर। सो ऐसे मान लीजिए भी 189 स्टूडेंट्स की एक क्लास है जिसमें उनकी रैंकिंग एवरी ईयर फ्लक्चुएट करती है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। और कितने सब्जेक्ट्स हैं इसमें, 3 सब्जेक्ट्स जो हमने देखे थे। HDI में कितने फैक्टर्स होते हैं, 3, तो उनके सब्जेक्ट्स हुए 3। और इंडिया की अगर आप 2021 की रैंकिंग देखेंगे तो वो 2021 की रैंकिंग क्या है इंडिया की, 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो ये अभी इंडिया की प्रेजेंट रैंकिंग है। और ये इनके परफॉर्मेंस है विद 0.640 आउट ऑफ, ये इसमें 1 इज कंसिडर एज, जैसे 100 हाईएस्ट मार्क्स माने जाते हैं तो इसमें 1 माना जाता है हाईएस्ट परफॉर्मेंस। तो इंडिया का क्या है वैल्यू, HDI वैल्यू 0.64 वैल्यू के साथ इंडिया की रैंकिंग क्या है, 130। सो अभी इसमें ये बता रहा है कि लो स्कोर इन दी HDI is a matter of serious concern, but some reservations have been expressed about the approach as well as indicators selected to calculate the index values and ranking of the state and countries. So इसमें क्या है कि जो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं उन इंडिकेटर्स के हिसाब से क्या है कंट्री की जो रैंकिंग डिसाइड होती है। हैव बीन एक्सप्रेस्ड अबाउट द अप्रोच, बट काफ़ी कंट्रीज़ क्या है इंक्लूडिंग इंडिया भी इस मेथड को वो क्वेश्चन करते हैं कि ये जो मेथड है कंपेयर करने का, भी वेस्टर्न कंट्रीज़ को ईस्टर्न कंट्रीज से आप कैसे कंपेयर करते हैं, बिकॉज पास्ट में सबकी ग्रोथ अलग अलग रही है। इंडिया वाज कोलोनाइज्ड, पाकिस्तान वाज आल्सो कोलोनाइज्ड, तो डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज वर कोलोनाइज्ड। तो इन कंट्रीज़ के ह्यूमन डेवलपमेंट को आप वेस्टर्न कंट्रीज़ के ह्यूमन डेवलपमेंट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है लैक ऑफ सेंसिटिविटी टू द हिस्टोरिकल फैक्टर्स लाइक कोलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म एंड नियो इम्पीरियलिज्म। यानी अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ने पूरा इन ईस्टर्न कंट्रीज़, जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ को पूरा अपना स्लेव बना के रखा था, तो उनको डेवलपमेंट उनका होने नहीं दिया, तो आप उनको कैसे, अब उनकी रैंकिंग को कैसे कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे सडनली अगर मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट को पढ़ने नहीं दिया और सडनली आप मिड टर्म में उसको आके बोलेंगे कि एग्ज़ाम में कम्पीट करो बाकी बच्चों के साथ, तो डेफिनेटली उसके मार्क्स कम आएंगे। तो ये इन कंट्रीज़ का कंसर्न है। सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जेंडर एंड कास्ट इश्यूज़ हैं, रेस एंड रिलीजन, ये सारे फैक्टर्स हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, क्राइम एंड टेररिज्म, वॉर एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स आप इसमें डिटेल में पढ़िएगा कि इसकी वजह से क्या रहता है, जो ईस्टर्न कंट्रीज़ है उनका परफॉर्मेंस पुअर रहता है। ठीक है, दीज एस्पेक्ट्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द केस ऑफ इंडिया एंड मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो जो
वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या बोला जाता है? डेवलप्ड कंट्रीज़। वेस्ट में काफ़ी कंट्रीज़ डेवलप्ड है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज़, एजुकेशन हमारी कंट्री से बहुत ही एडवांस लेवल पे है, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री। एंड कुछ कंट्रीज़ अफ्रीका में या इवन एशिया में भी ऐसी हैं जो इंडिया से भी लो लेवल पे हैं। तो आप इन सभी एक साथ इनको एक रैंकिंग में एडजस्ट नहीं कर सकते। ये उनका एक सीरियस क्वेश्चन वो रेज करते हैं। यूजिंग द इंडिकेटर्स सेलेक्टेड बाय द यूएनडीपी, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर द इंडिया। तो पहले एक बॉडी थी प्लानिंग कमीशन इंडिया में, जिसका नाम था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जो अभी रिप्लेस कर दिया गया किससे? नीति आयोग से, जिसको आप अगर न्यूज़ में फॉलो करते हैं तो एक नीति आयोग एक बॉडी है गवर्नमेंट की। तो इन्होंने कंट्री लेवल पे स्टेट्स को कंपेयर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करती है। तो नीति आयोग अभी भी ये रिपोर्ट रिलीज करता है कि इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है ह्यूमन डेवलपमेंट में। इट यूज्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एज द यूनिट्स ऑफ एनालिसिस, यानी 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। अगर आज आप 2021 में कंसिडर करेंगे तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज स्टेट एंड यूटीज। तो वो इनको यूनिट मान के इनकी एक रैंकिंग निकालते हैं। तो इनके बीच में ये वो बताते हैं कि कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन पुअर परफॉर्म कर रहा है। सब्सिक्वेंटली ईच स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग दी स्टेट लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स यूजिंग डिस्ट्रिक्ट एज द यूनिट्स ऑफ। और अब इन स्टेट्स ने फिर अपना डाटा अच्छा लेवल पे पूरा कंप्लीट डेटा कलेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि पंजाब में या राजस्थान में कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, और उस स्टेट की गवर्नमेंट क्या करेगी, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा डेटा कलेक्ट करके उनकी रैंकिंग निकालेगी। फिर ये डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट करके उसका एवरेज निकाल के उस स्टेट को कंपेयर किया जाएगा। तो वो क्या होगा, एक डिटेल्ड एनालिसिस हो रही है पूरी कंट्री की। ऑल्दो द फाइनल HDI बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द 3 इंडिकेटर्स as discussed in the book entitled Fundamentals of Human Geography. Yet this report also discussed other factors like economic attainment, social empowerment, social distributive justice, and accessibility, hygiene and various welfare measures undertaken by the state government. यानी जो 3 फैक्टर्स तो हैं वो तो फाइनल है ही, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके अलावा हर स्टेट के ये फैक्टर्स भी कंसिडर किए थे कि सोशल एम्पावरमेंट मतलब जो सोशली वीक लोग हैं उनका एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है। जैसे वीमेन को सोशली वीक माना जाता है कि उनको उतनी फ्रीडम नहीं होती, इसलिए उनके ऊपर अलग से उनके लिए स्कीम्स लाई जाती है। हाइजीन के ऊपर, यानी साफ सफाई, ओपन डेफिकेशन यानी टॉयलेट्स हैं या नहीं है वहाँ पे, और सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या होता है, कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो अपॉर्चुनिटी सभी को मिल रही हैं या नहीं मिल रही, तो वो क्या है, सोशल डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। सो इसमें क्या है, इसमें आगे डिस्कस करेंगे क्या है इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स। इकोनॉमिक अटेनमेंट्स मतलब अचीवमेंट्स। इकोनॉमिक अचीवमेंट क्या है, उसके इंडिकेटर्स क्या है। रिच रिसोर्स बेस एंड एक्सेस टू दीज रिसोर्सेज बाय ऑल, particularly the poor, downtrodden and marginalized is the key of productivity, well-being and human development। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि रिसोर्स बेस अवेलेबल है इंडिया में, बट इशू क्या है, उस रिसोर्स बेस को यूज करने वाले बहुत कम लोग हैं जो रिच हैं। यानी एजुकेशन अच्छी अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी अवेलेबल है, लेकिन जो रिच लोग हैं वो ही इसको यूज कर पा रहे हैं। जो पुअर डाउनट्रोडन है उनको ये फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आर टेकन एज द मेजर्स टू असेस द रिसोर्स बेस एंडाउमेंट ऑफ एनी कंट्री। तो ये मेजर कैसे करते हैं, ये मेजर करने का तरीका क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, एंड इट्स पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। अभी ये क्या होता है, ये कैसे पता लगता है। मान लीजिए हमारी कंट्री में 100 लोग हैं, ठीक है, और पूरी कंट्री में जो बिजनेस हो रहा है वो 1000 रुपये का हो रहा है, 10,000 रुपये का हो रहा है मान लीजिए, तो ये टोटल क्या हो गया आपका GNP, यानी 10,000 रुपये का बिजनेस हो रहा है टोटल। और
बिजनेस में पार्टिसिपेट कौन करेगा, यही लोग करेंगे। तो जब एवरेज निकालेंगे तो उसका क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, यानी एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे 10,000/100। ये एक तरीका होता है, हर कंट्री कैलकुलेट करती है कि हमारा पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जीएनपी की कितनी है। तो यहाँ पे कितना आएगा 100 रुपीज़। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो कंट्री की पॉपुलेशन जैसे 130 करोड़ है, और अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट बात करती कि व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी इतना हो गया। तो जब उससे निकालेंगे तो पर कैपिटा उसकी अवेलेबिलिटी को निकाल के उसको कंपेयर किया जाएगा, जिससे पता लगेगा कंट्री का डेवलपमेंट लेवल कैसा है, लोग उस फैसिलिटीज़ को अवेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। So that is economic attainment. Attainment in the sense that is achievement. या लोग उस इकोनॉमिक फैसिलिटीज को अटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। इकोनॉमिक अटेनमेंट एंड द वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू एसेट्स। तो इकोनॉमिक अटेनमेंट और वेलबींग कैसे बेटर होगी, वेलबींग क्या होता है कि लोग अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं या नहीं जी रहे, तो वो कैसे होगा, दैट विल डिपेंड ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो वेलबींग ऑब्वियसली नहीं होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, अगर मिल रही हैं तो उनको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, उनकी वेलबींग नहीं, वो यानी ना वो इकोनॉमिकली अच्छे हो पाएंगे और ना ही उनकी लाइफ अच्छी हो पाएगी। सो दैट इज द इशू विद द इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें आगे देखेंगे ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज एक इंडियन सिटीजन के अगर मेजर करेंगे तो वो कितना पैसा कमा सकता है इंडिया में, अगर उसको मेजर करेंगे तो। एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज। तो अगर पास्ट से कंपेयर करेंगे तो पास्ट के हिसाब से इंडिया का जो एक्सपेंडिचर लेवल है वो इंक्रीज हुआ है। तो इसमें देखते हैं ओवर द ईयर्स द पर कैपिटा इनकम एंड कंजम्पशन ऑफ इंडियंस हैज इंक्रीज्ड। अगर आप थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर देखेंगे, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ रहा है और इनकम का लेवल भी बढ़ रहा है। एज ए रिजल्ट देयर हैज बीन ए कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लेवल। तो हर कंट्री में क्या होता है, एक पॉवर्टी लाइन होती है, तो उसमें कंट्री मेजर करती है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे कितने % लोग हमारे डिसाइड करते हैं, कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, परसेंटेज उनका देखते हैं। तो अभी जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो ये पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की परसेंटेज भी कम हो रही है। द परसेंटेज ऑफ पर्सन बिलो द पॉवर्टी लाइन इन 2011-12 हैज़ बीन एस्टिमेटेड 25% इन रूरल एरियाज एंड 30.7% इन अर्बन एरियाज। एंड जो एवरेज यानी रूरल एरियाज में 25% है, 13% इन अर्बन एरियाज एंड 21.9% जो पूरी कंट्री का एवरेज है। ये किस ईयर का डेटा है, 2011-12 का डेटा है। ठीक है, द डेटा ऑफ पॉवर्टी, अभी ये पॉवर्टी वाइज डेटा पूरे स्टेट लेवल पे भी मेजर किया जाता है। सो द डेटा ऑफ पॉवर्टी ऑफ दीज स्टेट्स शो दैट देयर आर, ये वाला आपका स्टेट वाइज पूरे के पूरे स्टेट्स का डेटा है कि पॉवर्टी लाइन से लोग कितने % लोग नीचे हैं। तो इसमें आपको बताएगा कि कौन से स्टेट में पॉवर्टी लेवल ज़्यादा है और कौन से स्टेट में पॉवर्टी लेवल कम है। तो ये फैक्चुअल है, ये आप खुद रीड कीजिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप कंपेयर करके खुद देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में देखिए, आंध्र प्रदेश में 9.2% है, अरुणाचल प्रदेश में 34% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, यानी इतना ज़्यादा गैप है। अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो 9% है, छत्तीसगढ़ में 39%, यानी ऑलमोस्ट 40% लोग। तो ये स्टेट वाइज कितना वेरिएशन आ रहा है, किसी स्टेट में तो ओनली 9% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे और किसी स्टेट में इवन 40% तक भी लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। सो दी ग्रोस डोमेस्टिक, ये अभी इसमें कैसे करते हैं उसको, ये हमने आपको देखा। सो व्हाट इज पॉवर्टी, यहाँ तक तो आप खुद रीड करके समझ जाएंगे कि कैसे कौन सी कंट्री में कौन सी स्टेट में कितने % लोग पॉवर्टी लाइन में है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। बट व्हाट इज पॉवर्टी, पॉवर्टी इज ए स्टेट ऑफ डेप्रिविएशन in absolute terms. It reflects the inability of an individual to satisfy certain basic needs
फॉर ए सस्टेन्ड हेल्दी एंड रीजनेबली प्रोडक्टिव लिविंग। तो क्या मतलब है, डेप्रीविएशन का मतलब क्या होता है कि वो उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं है उसके पास, यानी उसके पास पैसा नहीं है, अभाव है। यानी आज अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो कोई चीज़ ना एजुकेशन ले सकता है, ना वो अच्छा खाना खा सकता है, ना वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटी ले सकता है, तो व्हाट इज दैट इज डेप्रीविएशन। इन एब्सोल्यूट टर्म इट रिफ्लेक्ट्स द